अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। वो मुझे याद दिलाती है सब, वो तड़प रहा था तो इसमें उसका क्या कसूर हुआ? यही कि उस खानदान से है। मत बोलो, तुम भी इसी खानदान से हो। कल तुम दुबई जा रही हो सफ़ी। वो सर हिला गया था। शायद उसका जाना ही चांद से बेहतर था। बेजात कितनी ही देर बच्चों की तरह उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा था। यह सफ़ीशा को पुरस्कुम करने का एक तरीका था जो उसने बचपन से अपनाया था। बेजा शाह के जाने के बाद वो पैकिंग करने लगा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे सब भूल गया था। याद था तो बस इतना कि माह ने उसे तलाक का मुतालबा किया था। ये बात उसे बेहद नागवार गुजरी थी। क्यों? ये वो नहीं जानता था, लेकिन ये तय था कि माह को वो छेड़ने वाला हरगिज नहीं था। वो यूं ही सिगरेट सुलगाते हुए बाहर निकल आया। घड़ी रात के 3 बज रही थी और वो लाइन में खड़ा हुआ रहा। फिर पिछली लाइन में निकल गया। आते हुए वो चाबी साथ लाया था। दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ तो साइड लाइट्स ऑन थी। वो जानता था वो कितनी डरपोक है। सफ़ी ने आहिस्ता से सारी लाइट्स ऑफ की और उसके कमरे में दाखिल हुआ। अपने बिस्तर पर सो रही थी। मेरी नींद उड़ाकर तुम इतनी पुरसकून तो हरगिज नहीं रह सकती। वो कदम कदम चलता उसके नज़दीक आया था। माह की आंख अजीब से एहसास से खुली थी, या शायद खुद पर नजरों का इत्तेकास वो नींद में ही महसूस कर गई थी। सामने सफ़ीशा को देखते उसका सांस सूखा और वो फौरन उठकर बैठी। सफ़ीशा सामने मौजूद कुर्सी पर बैठा था। शाह, उसके लब फड़फड़ाए। यहाँ आओ, वो सर से लहजे में बोला, लेकिन माँ की हिम्मत ना हुई कि वो अपनी जगह से उठती उसके हुक्म को मारती। महा, सफीशा आ रही हो या मैं आऊं? वो फिर से बोला तो महा बेड से उतरती हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ आई। सफीशा ने उसे खींचकर गोद में बिठाया तो वो कांप गई। खौफजदा हो वह इस्तफसार करने लगा तो महा ने आहिस्ती से सर इस बार में हिलाया। सफीशा लाजवाब हुआ। मैं चला जाऊंगा यहाँ से कुछ घंटों बाद। तुम यही चाहती हो ना? वो महा की आंखों में आंखें गाड़ता हुआ सवाल कर रहा था। आप यहाँ क्यों? तुम जाना चाहती हो ना कि मेरी तुमसे नफरत की वजह क्या है? वो आहिस्ती से बोला तो महा ने झटके से सर उठाते हुए उसको देखा। तुम कातिल हो मेरी बहन की, लेकिन भाई को लगता है कि ये तुम पर इल्ज़ाम है। उसे खड़ा करता हुआ उठ गया तो वो भी उठ गई। तुम्हारे बाप ने हमारा सब कुछ छीन लिया, सब। वो बोला तो माँ ने हैरत से उसको देखा जो बेड के साथ नीचे कलीन पर बैठ गया था। भाई कहते हैं हम ये सब किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन क्यों क्यों ना बताऊं मैं तुम्हें कि तुम्हारे बाप ने हमारे नाम हाताया ने हमारे साथ क्या किया है। यानी कि माहा और वो कज़न थे। वो थम गई। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी क्योंकि फैज शाह की तबीयत से वो अच्छे से वाकिफ हो गई थी। अपनी बीवी के होने के बावजूद तुम्हारा बाप दूसरी औरतों के साथ वक्त गुजारा करता था। तुम्हारी माँ तुम्हारे पैदा होते ही चली गई थी। तुम्हारे बाप को तुमसे मोहब्बत थी, लेकिन किसी और औरत से नहीं। मेरे बाबा से उनको कोई मसला नहीं था, लेकिन उनकी गंदगी निगाहें मेरी माँ की तरफ थी। वो अम्मी को तंग किया करते थे जो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब तुम्हारा बाप हद से तजावज़ करने लगा तो उन्होंने बाबा को बताया। बाबा के बात करने पर वो ऑफिस से बाहर हो गया और गन निकाली। मैं और भाई तब छोटे थे, लेकिन इतने छोटे नहीं कि सामने का मर्द समझ ना पाते। अम्मी की चीखें बुलंद थी। हमारी बहन अंदर बिस्तर पर पड़ी रो रही थी और हम बेबस थे। मामा ने फैज शाह को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शायद तब होश में नहीं था और गन लोड करते हुए बाबा पर फायर किया। उनमें लथड़ा हुआ मेरे बाप का वजूद, मेरी माँ की चीख और मेरी बहन का रोना मुझे अब भी याद है। महा उसके साथ आकर बैठ गई और डरते उसके बाजू के हिलाया। हमने कंप्लेंट की, लेकिन तुम्हारे बाबा के जाहिर न जाने किन लोगों से थे कि वो बच गया। और पाकिस्तान का इंसान तो हर कोई जानता है। इस रात मैंने और भाई ने अज़्म किया था कि अगर शख्स को जहन्नम वसल ना किया कर दिया तो हम पर जीना भी हराम है। तुम्हारे बाप की वहशत बस वहीं तक थी। उसके बाद भी वो बास ना आया था तो अम्मी ने वो रुक गया। माँ के दिल की धड़कन तेज हुई। माँ के दिल की धड़कनें थमी। अम्मी ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। शायद इस डर से कि उनके 3 बच्चे हैं और तुम भी हो, वो बच गई थी। लेकिन वो ज़्यादा देर तक जिंदा ना रह पाई। उन्होंने मुझे और भाई को अच्छी तालीम दिलवाई और हमसे वादा किया कि हम अपने बाप का बदला जरूर लेंगे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। तुम्हारा बाप यानी कभी घर आ जाता और कभी नहीं। अम्मी ने तुम्हें भी संभाला था और हमने तुम्हें मोहब्बत दी। हमें लग रहा था कि ये सब सही होगा, लेकिन नहीं। अम्मी हार्ट अटैक होते ही हमें छोड़कर चली गई थी। उसी दिन तुम्हारा बाप जश्न मनाते हुए दूसरी औरत को घर ले आया था। अशर तुम्हारे बाप की नाजायज औलाद है। वहाँ के आंसू गिरने लगे थे। वो खामोश हो गया था, आंखों में आंसू जमा थे। उसने वहाँ के कंधे पर सर रख दिया था। आसान कहाँ था पुराने जख्मों को उधेड़ना। मुझसे क्यों नफरत की शाह? वो कई लम्हों के बीच जाने के बाद वो डरते दिल के साथ बोले, फरी मेरी जान, हमारी गुड़िया। उसके मुँह से अचानक से खून बहने लगा था। और तुम्हें भी उस रोज़ बाहर था। तुम्हारा बाप घर वापस आया तो उसे सूरत बताई। भाई ने भीख मांगी कि फरी को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन तुम्हारा बाप अनसुनी करते हुआ तुम्हारे बहाट को मेरी बहन की खून की उल्टी पर तरजीह देते हुए तुम्हें अस्पताल ले गया। हमने फरी को लघु से लिफ्ट लेते हुए रोते से सतर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक वो तुम्हारे बाप को यह भी मंजूर न था कि उसने हमें अपनी बहन को आखिरी बार देखने भी ना दिया। खामोशी का दौरान फिर से बढ़ा। सफीशा ने अपना चेहरा घुट्टों में छुपा लिया, जैसे एक छोटा लड़का वो सब अपने सामने देख रहा हो। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई। शायद इस रोज़
तुम्हें बाहर ना होता तो वो मेरी बहन पर तरस खा ही लेता। वो सर उठाकर महा को देखता हुआ बोला। महा थोड़ा पीछे सिरकी, उसके सूरज अंगारा हुई आंखों को देखते हुए सफीशा ने उसे खींच के वापस अपने करीब किया। लेकिन भाई कहते हैं कि तुम बेगुनाह हो, तुम छोटी थी, बाबा को आपने मारा। वो हिम्मत करती हुई बोली। हाँ, वो बोला तो महा की हिचकियां बंदी। तुम उस आदमी के लिए रो रही हो? सफीशा ने चेहरा उठाते हुए अजीब से अंदाज में पूछा। नहीं, उनको उनकी सजा मिल गई है शायद, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। वो कहते हुए चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। उसे सफीशा की नफरत अब समझ में आ रही थी। मैं सच में नफरत किए जाने के काबिल हूँ, वो हिचकी से बोलते सफीशा से गले लग गया। माँ को अपना कंधा भीगता हुआ महसूस हुआ तो उसका सिसकियां थमी। क्या वो रो रहा था? क्या मर्द सच में रोते हैं? हाँ, शायद जिनसे उनका सब कुछ छीन जाए तो वो रो पड़ते हैं। उसे सफीशा के कमरे से लाई, कहने को तो कुछ नहीं था। माँ की कमर अकड़ गई थी, लेकिन वो लफ्ज भी ना बोली कि शायद इस तरह कंधे दिए उस शख्स के दर्द में कमी कर पाए। तो सफीशा के बाल में उंगली चला रही थी और सफीशा का चेहरा उसके बालों में छुपा हुआ था। हजार नफरत से, लेकिन तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ माँ के कान तक पहुंची तो वो गहरा सांस भर के आंसू हल्के में उतारे। उसकी जिंदगी यही थी अब शायद। हाइफा मुतमिन थी क्योंकि वो जानती थी उसका बाप उसके लिए कुछ बुरा सोच ही नहीं सकता। कहाँ जा रही हो हाइफा? समा बेगम से आवाज़ लगाई थी, जो आज जल्दी आ गई थी ऑफिस से। बाहर? बाहर क्यों? खेलने। आज जल्दी आ गई थी ना? आज क्रिकेट खेल लूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है? शादी होने वाली है तुम्हारी, कहीं से लगता है? खबरदार बाहर गए तो टांगे तोड़ दूंगी। अरे मेरी प्यारी अम्मी, शादी नहीं सिर्फ निकाह, जो भी है तुम बाहर नहीं जाओगी, ना आज और ना अब से कभी बाद में। लेकिन क्यों? क्यों? शादी के बाद क्या करोगी? घर बार का कुछ नहीं आता तुम्हें? चलो आज मेरे साथ किचन में। अम्मी नहीं प्लीज, वो रोहानसी हुई। लेकिन साइमा बेगम ने उसकी एक ना माने, बल्कि पास खड़े हो गए। उससे पुलाव बनवाया था, आधा काम उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी हाइफत अंदर की दहाइयाँ अरूज पड़ती क्योंकि उसने कभी कोई काम नहीं किया था। जाओ अब नहा लो, तुम्हारे बाबा आने वाले होंगे, आके रायता बनाना। वो बोली तो वो पैर पटकती हुई अंदर चली गई। नहाने के बाद उसने फोन उठाया और रात वाले नंबर पर उंगली रखती और फिर इंतजार करने लगी। अस्सलाम वालेकुम, भारी खमीस आवाज़। वालेकुम सलाम। मेरी बात सुने बेदाचा, मुझे आपसे कोई शादी या निकाह नहीं करना। उसकी आवाज़ सुनते ही शुरू हो गई थी। महालम जो अच्छे मूड में था फौरन संजीदा हुआ। क्या हुआ हाफी? बस नहीं करनी मुझे आपसे शादी, मैं यही खुश हूँ। वो कहते हुए कॉल काट गई। बेदाचा फौरन खड़ा हुआ कुर्सी से। उसकी ज़रूरी मीटिंग थी कुछ देर में, लेकिन वो फौरन से बाहर निकल गया। सर, मैं कुछ देर में आता हूँ, हैंडल कर लेना साहब। वो कहते हुए तेजी से बाहर निकल गया था और सीधा उसके घर गया था और फोन निकालते हुए हाइफा का नंबर मिलाने लगा, जो मसलसल बैल्स के बाद भी उठाया नहीं जा रहा था। छठी बार पर उसकी पकड़ फोन पर मजबूत हुई थी, तभी दूसरी तरफ से उठा लिया गया था। बाहर आए। जी? सुनाई दे रहा है ना हाइफा सिकंदर के? बाहर आए, मैं रोड पर खड़ा हूँ। आपका दिमाग खराब है? आप क्यों खड़े हैं? मैं नहीं आऊंगी। हाइफा का तो दिमाग ही घूम गया था उसकी बात सुनकर। आप आ रही हैं या मैं अंदर आऊँ? आप क्यों आएंगे? तो आप 2 मिनट में पहुंचे, नहीं तो मैं पहुंच जाऊंगा। वो कहता हुआ कॉल काट गया तो हाइफा ने वहां चक्कर काटे। उफ, अब मैं क्या करूं? हसन, मम्मा कहाँ हैं? नमाज पढ़ रही हैं। उसने हैरत से हाइफा के सर पर जमे हुए हिजाब को देखते हुए कहा। अच्छा, मैं 10 मिनट में वापस आ रही हूँ, अम्मी को पता ना चले। कहाँ जा रही हो अपिया? बस आती हूँ। वो कहते हुए तेजी से बाहर निकल गई थी। गली से बाहर निकलते ही सामने ही उसकी बड़ी गाड़ी को देते हुए हाइफा ने उसको घूरा। जी बोले, क्यों आए हैं? बैठे। बिल्कुल नहीं। हाइफा, ये आपका मोहल्ला है, ऐसा मुनासिब नहीं लगता, जल्दी बैठे। वो बोला तो हाइफा तेजी से बैठ गई। सोचा ये तो उसने सोचा ही ना था। हाइफा तेजी से बैठ गई तो बेजाद ने गाड़ी रिवर्स में की और वहां से निकालते हुए दूर जाकर खड़ी की। आप बोले क्यों बुलाया है? हाइफा ने गुस्से से पूछा। माहा ने आगे होकर देखा कि शायद वो सो गया। सफीशा की निगाहें मिली तो माहा ने दरते दिल के साथ ही चेहरा झुका लिया। सफीशा ने उसका चेहरा वापस अपनी तरफ मोड़ा। तुम्हें मैं मुझसे निगाहें हटाने की इजाजत नहीं देता। वो बोला तो माह का दिल धड़का तो वो उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? ऊपर बैठे, ऐसे थक जाएंगे। माह ने बेड पर बैठने का कहा तो वो लेट गया और सर पर हाथ रख लिया। माह को लगा था कि अब वो चला जाएगा। क्या मसला है माह? आवाज में सख्ती हरगिज नहीं थी। आपने जाना नहीं है? कहाँ? आपकी फ्लाइट है ना? सुबह की है, अभी काफी वक्त है। वो कहता हुआ आंखें मूंद गया। माह की कमर अकड़ गई थी। वो जल्द अज जल्द लेटना चाहती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसी के बिस्तर पर लेट जाएगा। माह वहां खड़ी हुई और उंगलियां मरोड़ने लगी। आ जाओ, उस सुबह भी तो मेरे साथ ही सोई थी ना, तो अब क्या मसला है? वो संजीदगी से बोला तो माह ने धूप निकला। मैंने ही सोई थी, आपने जबरदस्ती। फौरन यहाँ आओ। माह डरते दिल के साथ ही बेड के पास पहुंची तो सफीर अपनी जगह से हटता हुआ पीछे हुआ। माह ने धूप निकलते से थोड़ी सी जगह को देखा और फिर बिल्कुल बेड के किनारे पर लेट गई। वो चत लेटी थी और सफीर ने उसे यकदम खींचा तो उसके मुंह से चीख बरामद हुई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? गिर जाती अभी। सफीर ने कहते ही उसकी तरफ रुख किए हुए तकिए पर सर रखा और आंखें मोती। माह को नींद क्या आनी ही थी, वो इस शख्स को देती रहे। खूबसूरत चेहरा और पुरकशिश नकूश। उसने कभी कोई मर्द इतना खूबसूरत नहीं देखा था, या शायद उसने किसी मर्द को इतने करीब से देखा ही अब था। उसकी निगाहें उसकी पलकों पर अटकी थी,
जो लंबी और गंदी थी। उफ, क्या उसने लैशेस एक्सटेंशन करवाई हैं? वो सोचती खुद को ही कोसने लगी। उसका दिल किया कि वो उन्हें छुए। न जाने कितनी ही देर हो गई थी, लेकिन वो तो उसके नक्श हिप्स कर रहे थे। माँ ने उंगली बढ़ाते हुए उसकी पलकों को छूना चाहा। ऐसा करते हुए वो थोड़ा उसके करीब हुई थी। इससे पहले कि वो हाथ लगाती, सफीशा ने नींद से बड़ी हुई आंखें खोलते उसको देखा। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। तू मुझे किस करने वाली थी? वो संजीदगी से बोला। वो फारिगिस नहीं। माँ के गालों से हरारत निकली। उसने फौरन अपने गाल थामे। तुम इतनी सुरख क्यों हो रही हो? बीवी हो मेरी, काट सकती हो। सफीशा ने बेशक उसे नफरत का दावेदार था, लेकिन न जाने क्यों वो औरत उसे पुरसुकून कर गई थी। यह हुनर पहले सिर्फ बेजाद शाह के पास था, लेकिन कल रात को जिस तरह उसने अपना कांधा सफ़ी को दिया था, वो पुरसुकून कर गया था। और मर्द कहाँ हर औरत के सामने रोता है। मैं क्यों करूंगी आपको किस? क्यों नहीं कर सकती? सफ़ी ने उसके हाथ थामे उस सती से जो कि वो मुसलसल मरोड़े थी। नहीं क्यों? क्योंकि हम बस नाम के मियाँ बीवी। सफीशा ने सख्त निगाहों से उसको घूरा। तुम्हारी तरफ से ये रिश्ता निभाना जाना चाहिए माँ सफीशा, ये जान लो। तुम्हें मुझसे ही मोहब्बत करनी है। और आपको जवाब न दायर। क्या करना चाह रही थी? सफी ने यकदम उस पर झुकते हुए फिर से इस्तफसार किया तो वहाँ का सांस सीने में अटका। मैं आपकी पलकें देखना चाह रही थी कि असली हैं या नहीं। वो आंखें बंद किए हुए एक ही सांस में बोल गए। सफीशा के नाबी लब्बों पर मुस्कुराहट आई थी जिसे वो छुपा गया था। देखो जी, चेक करो असली है या नहीं। सफीशा ने आंखें बंद की तो माँ ने डरते डरते हुए हाथ बढ़ाया और तेजी से हटा लिया। आप बताओ, असली ही लग रही हैं। माँ को उसका ये रूप इतना अच्छा लग रहा था कि वो पल के लिए सब भूल गई थी या बुलाना चाहती थी। वो हमेशा तवज्जो की भूखी रहती जो उसे मिल रहे थे। सफीशा उसे देखता रहा था और फिर उसकी गर्दन से बाला हटाए और झुका तो माँ ने आंखें मीच ले अपनी गर्दन पर। उसका लब महसूस करते माँ का दिल तेज से धड़क रहा था। सफीशा सब भूल गया था। इससे याद था तो सिर्फ इतना कि वो औरत उस पर हलाल थी और उस वक्त उसे पुरस्कुम करने का हुनर रखती थी। वो पीछे हुआ तो माँ को अपनी गर्दन के साथ अपना आप रखता हुआ महसूस हुआ। जा रहा हूँ मैं, सफीशा कहते हुए उठ गया, लेकिन माँ ने चेहरा तकिए में छुपा लिया। सफीशा ने दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगा, लेकिन जबकि वो अभी तक वैसे ही लेटी थी। वहाँ सफीशा, आपको मेरी पैकिंग करो। जी, उठो फौरन चलो। वो कहते हुआ बाहर निकल गया, जबकि वो सुन थी वहीं पर बैठी रही कि जाए या ना जाए। सफीशा कमरे में जाकर फ्रेश हुआ बाहर निकलते अभी उसे कमरे में नहीं मिली थी। वो बाहर निकला। शाह जी भाई, कहाँ जा रही हो? वो सर पर हाथ फेरने लगा था। मत बोलो कि वो वहाँ तुम्हारी वजह से है। तो उसे बुला लें, मैं तो जा रहा हूँ ना। वो कहता हुआ बाहर निकल गया तो बेजाद उसकी पुष्ट को देखकर रह गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सो गई थी, तकिया खुद में बिछे हुए। सफीशा ने उसके सर पर खड़ा उसे देता रहा। वो जानता था कि वो थकी है, लेकिन वो न जाने क्यों इस वक्त उसे सामने चाहता था। माँ, माँ, माही। उसके सर पर खड़े हुए उसे इतने ने नाम दे गया था, लेकिन वो गहरी नींद में उतर गए थे। सफीशा ने झुकते हुए उसे बाहों में उठाया और अपने कमरे में लेकर जाने लगा। बेजाद चाहने से बुरा था, लेकिन उसे कहाँ फर्क पड़ता था। अपने कमरे में लाते हुए उसे लटाया और अपनी चीजें समेटते हुए दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गया। ये क्या हरकत थी शाह? मेरी बीवी है वो, उसे जहाँ होना चाहिए वहीं मैंने उसे पहुंचा दिया है, तो तुमने कबूल कर लिया कि वो तुम्हारी बीवी है। ये तो मैं अव्वल रोज से कबूल करता हूँ। वो नाश्ता करने बैठ गया। बेजाचा ने गहरा सांस भरा। वो भी जानता था अच्छे से कि सफ़ी कभी माह को नहीं छोड़ेगा। चलता हूँ भाई, मुझे उम्मीद है कि काम हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। सफ़ीचा ने बेजाचा को गले लगाया था और बाहर निकल गया, जबकि बेजाचा ने उसकी सिक्योरिटी मजीद टाइट करवाई थी। क्या मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ फरीद? खामोश रहो। इस वक्त अलीजे मुझसे डपट गया था। बताएं तो, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, वो साग गोई से बोला। तो फिर मोहब्बत करते हैं? नहीं। वो नफरतें फिरते हुआ बोला कि कहीं वो उसकी आंखों में देती उसका रास ना जान लेती। लेकिन आपने कहा था। हाँ, लेकिन तुम्हारे धोखे के बाद वो मोहब्बत कहीं जा सोई। वो बोला तो अलीजे के पूरे जिस्म में बेचैनी सरायत कर गए। आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा? उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ पुरसुकून सा बोला। मुझसे मोहब्बत करना छोड़ना? क्यों? क्योंकि अब मैं आपकी बीवी हूं ना। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? पता नहीं। वो मन मनाए खामोशी छा गई। फ्रीशा ने महसूस किया कि उसके हाथ को और मजबूती से थाम के थी। वो तो कहती आई थी कि उसे मोहब्बत नहीं करती, तो फिर क्यों उसकी तवज्जो के तलबगार थी अब? क्यों उसकी बेरूही पर यूं बिस्तर से जा लगी थी? उस पर झुकते हुए उसके माथे को चूमा था और फ्रीशा ने तो वो आंखें खोलती हुई मुस्कुरा दी। उससे नहीं समझ पाया था। दोबारा करें, अच्छा महसूस हुआ है। उसके अल्फाज उसे मजीद हैरान कर गए थे, लेकिन फिर झुका और उसके माथे के साथ ही कितने लम्हे उसकी आंखों पर भी लब रखे हुए थे। प्लीज सर तो दबा दे। वो उसे होश दिलाती हुई बोली तो वो वापस उसका सर दबाने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे लगा कि वो सो गई है तो उसका सर तकिए पर रखता हुआ खुद उठने लगा। जब उसने फिर से उसका हाथ थामते हुए मुंदी मुंदी आंखें खोलते हुए सर नफी में हिलाया था, फरीद शाह वहीं उसके कंफर्टर को उड़ता हुआ उसके साथ लेटता हुआ सर्द आ बढ़ गया था। वो आप हल्का हल्का काम पर थी। उसे इतनी सर्दी क्यों लगती थी? उसे खुद में बीते हुए अपने हाथों से उसकी कमर से लाई जैसे वो पुरस्कून हुई थी। फ्रीज, बोलो। उसके बालों को चूमता हुआ वो बोला।
मैं चावल अच्छे से साफ करूंगी अगली बार, प्लीज मुझे यूं बेमोल मत करिएगा दोबारा किसी के सामने, वो बोली। तो फरीशा ने जूते हुए उसका चेहरा सामने किया तो वो क्या, उसकी ये बात दिल पर लगाती बीमार पड़ गई थी। उफ, उसने दिल में उसको सो सिलवतें सुनाई। उसे देखने लगा, फिर उसके गालों पर जूता उन्हें चूम गया था और अपनी बेड वाले गाल उसके गालों पर रगड़ने लगा था। अपने आप को शर्मिंदगी से निकालना चाहता था वो। फरीद, उसे पीछे करते हुए मुंह बसोड़ते हुए बोली, मुझसे इतनी हिम्मत करवाई है, मुझे भी तो बदले में कुछ दो। फिर से वही अमल दोहराया गया तो अलीसा ने शिकायती नजर उसको देखा। मैं बीमार हूँ और इस बंदा बशर का हाल भी बीमारों से कम नहीं है, छोड़ा तुमने। अलीजा ने गले में मदुम से गिल्टी उभरते हुए महसूस की, फिर एकदम उसके गले में अपने बाजू डालते हुए सीने में सर छुपाया, जैसे उससे निगाहें ना मिलाना चाह रही हो। फरीशा इसे धोखे से बारे में सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन वो इन लम्हात को तबाह नहीं करना चाहता था। आप बोलें कि क्यों बुलाया है, हाइफा ने गुस्से से पूछा। फिजाचा ने संजीदगी से उसको देखा, फिर निगाहें उसके हजाब के हाले में मुख्य खूबसूरत चेहरे पर डाली तो उससे अपना आप नसार होता हुआ महसूस हुआ। मैं आपको यहाँ पर महज ये बताने के लिए आया हूँ कि जो भी आपने फजूल सोच रही है ना, उसको दिमाग से निकाल दे, क्योंकि शादी तो आपकी मुझसे ही होगी। वो संजीदगी से बोला, मुझे नहीं करनी, मैंने बताया तो है। हाइफा ने नाक चढ़ाते हुए आंखें छोटी की भी बताया। फिजात ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर पीछे हटा लिया। हाफी, मुझे शादी पर मजबूर ना करे, क्या करेंगे फिर आप, वो दिलचस्पी से पूछने लगी। मुझे आपके वालिद साहब से ही बात करनी चाहिए, कल का होता हुआ जिनका आज ही हो। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हाइफा जल्दी से बोली थी, और बजाज ने स्ट्रेनिंग पर हाथ मारा कि मुहालफ के साथ वो किसी किस्म की सर्दी नहीं बढ़ सकता था। हाइफा ने उसका गुस्सा देते हुए हैरत से को देखा। आगे वजह से आज मामा ने मुझसे किचन का इतना काम करवाया है, चावल भी मुझसे बनवाया है, और कह रही है कि रायता भी तुम ही बनाओगे। हाइफा गुस्से में से सब बताने लगी, तो इन सब में मैं कहाँ आता हूँ। वो हैरान हुआ, क्यों नहीं आते आप, आपको किसने कहा था कि निकाह का कहें और घर आए। वो कहती हुई हैं कि अगले घर जाकर क्या करोगे, मुझे बताएं। आप मुझे चावल बनाने और रायता बनवाने के लिए लेके जा रही हैं, मुझे ये काम बिल्कुल नहीं होते। वो अपनी धुन में बोलती जा रही थी, जबकि बेजार शाह मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। मैंने आपको क्या समझाया था कि लड़कियों पर हंसते नहीं हैं। तो शादी से इनकार आपने इसलिए किया कल्पन, वो पूछने लगा कि शायद कोई और बात हो। इतनी सी बात पर कौन इनकार करेगा, लेकिन वो जानता नहीं था कि अभी के सामने हाइफा सिकंदर थी। बिल्कुल, मैं हरगिज आपसे शादी नहीं करूंगी, बल्कि किसी से भी नहीं करूंगी, वो कह के उतरने लगी। बैठे रहे, आपने सच में सिर्फ इस वजह से मना किया है। वो अभी बेयकीनी की कैफियत में था। आपका और मेरा मजाक है, आइफा कहती हुई उसकी घर में पड़ी हुई चीजें देखने लगी। बेजार चाह सारा गुस्सा और फिक्र जैसे जाती रही थी। सामने मौजूद लड़की उसकी सोच से ज्यादा मासूम और बेवकूफ थी। बेजात का खून बचने लगा तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन हाइफा की निगाह तो काल बंद होने के बाद उसके वॉलपेपर पर थी। उसकी तस्वीर थी, हाँ उसी को तो थी। हाइफा ने उसका फोन थामा तो काल फिर चलने लगी। उठाएं क्या, काल उठाएं, सफ़ी की काल है, भाई हैं आपका, बात करें। हाइफा ने सोचते हुए काल पे की, वो वीडियो कॉल थी। भाई मुझे, लेकिन सामने हाइफा को देते हुए वो रुक गया। हाइफा ने फौरन बेजात को फोन थमाया। आप इस वक्त लड़ाका लड़की के साथ है, सफीशा ने जानबूझकर कहा था। मेरी बात सुनिए आप, यह आपने लड़का किसको कहा है। हाइफा ने फोन को अपनी तरफ घुमाते हुए इस्तफसार किया। सफ़ी खबरदार, हाइफा को कुछ नहीं कहना, बेताचा ने शरारत से बोला। तो मिल्लू दूर बैठे हुए सफीशा ने जिंदगी में पहली बार बेताचा को शरारत करते हुए देखा था, या यूं इतना खुश देखा था। वो अपने भाई को देखता रहा, जिससे सारी जिंदगी कामों में, उसकी परवरिश में ही अकेले गुजार दी थी। शायद हाइफा सिकंदर उसकी तमाम जिंदगी की मेहनत और सब्र का फल थे। वो बेहद खुश हुआ और मुतमिन हुआ। हाइफी, क्या लेंगी शादी का तोहफा, सफीशा की आवाज़ गूंजी। हाइफा, हाइफा नाम का शाह मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। उससे पहले कि हाइफा कुछ कहती बेताशा बोल पड़ा। हाइफा ने चूम को उसको देखा। वो शख्स क्या था, क्या कोई मर्द इतना प्यारा भी हो सकता है। उसके दिल में नए फूल खिले थे और वो फौरन गुलाबी हुई थी। हाइफा, अब ब्लश कर रही हैं, अभी तो बाइक ने कुछ। सफीशा की फिर से आवाज़ गूंजी तो बेजाद ने फौरन कॉल काट दी। बेताशा उसके चेहरे पर फैलते रंग देते हुए मोहब्बत रह गया था। महबूब जब हद से ज़्यादा प्यार लगे तो क्या किया जाता है, उसने खुद से पूछा। सदका दिया जाता है, उसके दिल से आवाज़ आई थी, और उसे वापसी पर अब हाफिज़ सिकंदर का सदका देना था। ये मेरी तस्वीर है ना, उसने बेजाद के हाथ से फ़ोन पकड़ते हुए कहा। ये उस दिन वाली उसकी बेजाद की बागीचे में ली जाने वाली तस्वीर थी। नहीं, ये कोई और है। जी नहीं, मैं ही हूँ। आपने कब ये तस्वीर ली, वो हैरान थी। उफ, मैं हसन को 10 मिनट का कह कर आई थी, 20 मिनट हो गया, अम्मी मुझे मारेगी, बुरहान सी हुई थी। चले, बेदाचा अपनी जगह से उतरा। कहाँ, आपके घर। कह दीजिए कि मुझे रास्ता नहीं पता चल रहा था, बस आप बाहर तक लेने आएंगे, वो कहता हुआ बिना उसे कुछ कहे हुए आगे की तरफ बढ़ गया था, तो वो पीछे हुई। आप उस दिन भी तो आए थे ना, तो ये बहाना बेकार है, आप जाएं। अब आप क्यों आ रहे हैं, उसे पीछे आते हुए देख वो बोली। वो चावल खाने आपके हाथों के, उसके बाद तो आप बनाएंगी नहीं ना। क्यों नहीं बनाऊंगी, खामोशी से चले हाफी, वो संजीदगी से बोला।
تو حیفا نے دیکھا کہ کچھ ایک دو لوگ جو کہ گلی میں موجود تھے ان کی طرف متوجہ تھے. اپنی عزت کی جو قدر ہوتے دیکھ کر مزاج شاہ کی قدر و قیمت کو بڑھا چکا تھا حیفا اسکندر کے دل میں.